हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टुडे में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूँ विजन पीटी 365 फॉर पॉलिटी। और साल है 2021, यानी 27 जून को जो आपको पेपर देना है उसके लिए स्टैटिक पॉलिटी का वो टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं। सारे जो भी बुक्स हैं इंक्लूडिंग एम लक्ष्मीकांत, लेकिन जो पॉलिटी के टॉपिक्स होते हैं और करेंट्स अफेयर में जो भी घटनाएं होती हैं उनको इंटीग्रेट करके समझना बहुत क्रुशियल होता है। और वहां पर सबसे ज्यादा काम आता है ये इस तरीके का कोई कंपाइलेशन, मंथली या ईयरली कंपाइलेशन। और हम अभी देख रहे हैं पॉलिटी वाली पीटी 365। तो यहाँ हम लोग मोर देन 30% टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं जुडिशियरी को। तो चलिए शुरू करते हैं, जुडिशियरी के टॉपिक्स को अब हम देखते हैं। तो टॉपिक नंबर 4 जुडिशियरी, और इसमें सबसे पहला टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। काफी न्यूज में रहा है, कई वजहों से रहा है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉयर और एक्टिविस्ट हैं प्रशांत धवन, उनको गिल्टी करारा था। और किस वजह से? तो फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ कमेंट मेड ऑन सोशल मीडिया। जो कुछ उन्होंने ट्विटर पर कमेंट किया था और उन्होंने टारगेट किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इसको लेकर। और फिर ये एक बहुत लंबा यहाँ पर डिबेट छिड़ जाता है कि कंटेम्प्ट कोर्ट का होता है या फिर अगर कोई पर्सनल लेवल पर जजेज को कुछ कमेंट करता है तो क्या वो भी कंटेम्प्ट के अंतर्गत आता है। कई तरीके की यहाँ बातें निकल के आती हैं, लेकिन चलिए उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं जो कि है मुगलॉन्कर प्रिंसिपल्स। तो जब ये सारा मामला चल रहा था तो वहां पर मुगलॉन्कर प्रिंसिपल्स निकल कर आता है। बात है 1978 की, एस मुगलॉन्कर वर्सेस अननोन। ये केस होता है जो कि लैंडमार्क रूलिंग देता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि एस मुगलॉन्कर की प्रिंसिपल्स किस रिगार्डिंग है, किस संदर्भ में है। और 2:1 के मेजोरिटी से कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो मुगलॉन्कर है उस समय वो एडिटर हुआ करते थे इंडियन एक्सप्रेस अखबार के, कि वो गिल्टी नहीं है ऑफ कंटेम्प्ट अल्दो द सेम बेंच इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स। और ये काउंसिल करता है ऑफ कॉशन इन एक्सरसाइजिंग द कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन केम टू बी कॉल्ड द मुगलॉन्कर प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से वही वाला जो डिसीजन था कहीं ना कहीं उसका रिपीटेशन होता हुआ नजर आया। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और द ऑथोरिटी ऑफ अ कोर्ट। क्योंकि कोर्ट जो है उसके वर्डिंग्स जो होते हैं, जो उनके रूलिंग है, उनको क्या कहते हैं कि सर आंखों पर, यानी कि जो कहा गया वो बहुत सोच समझ के कोर्ट का निर्णय लिया जा रहा है। और इस तरीके से आम लोग जो है उस पर कमेंट कर सकते हैं लेकिन क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। क्रिटिसाइज भी एक हद तक सही है, लेकिन कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि आप डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं उस किसी भी खास वर्डिक्ट को या कुछ भी इस तरीके से। और जो रेशनल है इसके पीछे कि कोर्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टेंडेंशियस अटैक्स दैट लोअर इट्स ऑथोरिटी, कि इस तरीके से जब बहुत ओछे कमेंट होने लगेंगे तो उसे कोर्ट की ऑथोरिटी ही डिमीन होती हुई नजर आएगी या डिफेम हो जाएगा कोर्ट का पब्लिक इमेज, और लोगों का जो जुडिशियरी में फेथ है कहीं खत्म ना हो जाए। और हमारे संविधान का आर्टिकल 261 कहता है फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स रिगार्डिंग records and judicial proceedings of the union and of every state। तो ये बात आप समझ गए, आर्टिकल 261 में की गई है कि पूरे तरीके से लोगों को विश्वास होना चाहिए कानूनों में, रिकॉर्ड्स में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। तो यहाँ पर बात कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग बैकेंड में हो ही रही है। अब जरा समझ लेते हैं कि कंटेम्प्ट है क्या। तो किसी भी तरीके का ऑफेंस अगर आप डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं डिग्निटी या ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट को। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं? तो एक आर्टिकल 261 अभी देखें कि फुल फेथ और क्रेडिट होना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को। आर्टिकल 19 जिसमें हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और उसका 2 वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के मामले में, यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के अंतर्गत और हाई कोर्ट आर्टिकल 215 के अंतर्गत।
और आर्टिकल 142 और उसका 2 कहता है कि पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट और सिक एनी पर्सन्स अटेंडेंस। तो ये सारी बातें हैं, इससे आपको एक रफ आइडिया लग रहा होगा कि संविधान में अच्छा खासा बैकअप है इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब जरा लीगल प्रोविजंस की बात कर ले तो इसके लिए कानून ही है जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 और यहां पर डिफाइन किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन इट। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हमारे संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया गया है? तो जी नहीं, कहीं नहीं किया गया है। अब यहाँ पर दो बातें और निकल के आती हैं कि कंटेम्प्ट तो है, एक सिविल मामलों में हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है अगर कोई डिसओबियंस करता है ऑर्डर का, और एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकता है अगर कोर्ट के सैंक्टिटी को स्कैंडलाइज करे या इंटरफेयर करे या टेंट करे कि वो इंटरफेयर कर रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के साथ। और इस यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस में 6 महीने की इंप्रिजनमेंट हो सकती है और 2000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि कैनॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पोस्ट 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ एलिज्ड कंटेम्प्ट, कि अगर 1 साल या उससे अधिक का समय हो जाता है तब क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो बनाए गए हैं, ऐसा ना हो कि जो कोर्ट है वो कुछ भी करे और लोग कुछ अपना उस पर विचार ना दें, रिपोर्टिंग ना हो, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस किस केस में है? तो फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के केस में, फेयर क्रिटिसिज्म ऑन मेरिट ऑफ जजमेंट, और मात्र अगर डिफेमेटरी अटैक हो ऑन जजेस एंड नॉट इंटेंडेड टू इंटरफेयर इन प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर जो डिफेमेटरी अटैक किया गया था वो इसी के एम्बिट में कहीं कहीं आता हुआ नजर आ रहा था। और बात 2006 की है जब अमेंडमेंट किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया कि ट्रूथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ डन इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि अगर कोई व्यक्ति है इस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात लेकर आता है तो वो यहाँ पर एक्सेम्प्टेड है, उसके ऊपर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती हैं रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं मैकेनिज्म्स टू इन्वेस्टिगेट चार्जेज अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो देखिए, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कोई चार्ज लग जाता है, अगर आरोप लगा दिया जाता है किसी के द्वारा, तो उसके क्या मैकेनिज्म है कि उसमें जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और मामला है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का। जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक लेटर लिखा, किससे लिखा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और कंप्लेन किए रिगार्डिंग मिसकंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, कि एक ऐसे जज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जज बने हुए हैं और उनके मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेन किया गया कि जब वो आंध्रा हाई कोर्ट में थे तो उनके कुछ जो कंडक्ट हैं वो सही नहीं थे। इस तरीके का एक लेटर लिखा जाता है। और साल दर साल हम देखते हैं 3 मैकेनिज्म जो है, एक है इन हाउस प्रोसीजर, ये 1999 का है, एक है सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस, और तीसरा है रिमूवल फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, कि प्रूव हो जाता है कि इस व्यक्ति ने मिसबिहेव किया है या ये कैपेबल नहीं है, इनकैपेसिटी है। तो इन चीजों का संज्ञान लिया जाता है और यही सालों दर साल चले आ रहे हैं टू इन्वेस्टिगेट केसेज ऑफ मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग केसेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी अगेंस्ट जजेस। ओके, चलिए, तो इसके लिए आप समझ गए कि जो मैकेनिज्म है वो है इन हाउस प्रोसीजर। ओके, चलिए, अब हम यहां पर देखते हैं कि जो रिमूवल प्रोसीडिंग्स हैं वो किस रिगार्डिंग है, तो वो है एज पर आर्टिकल 124 और उसका क्लॉज 4, यानी हमारे संविधान का 124 का जो चौथा क्लॉज है उसमें बात किया गया है। और कहा जा रहा है कि कौन व्यक्ति है जो कंप्लेन कर सकता है, हु मे फाइल अ कंप्लेन। तो देखिए, साइन नोटिस एटलीस्ट 100 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा के, या अगर राज्यसभा के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, तो उनकी अगर संख्या 50 रहे तो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बात पर यहां पर इस तरीके का कंप्लेन किया जा सकता है। यानी देखिए, यहां सेक्सुअल मिसबिहेव की बात नहीं की जा रही है, लेकिन अगर मिसबिहेवियर है और इनकैपेसिटी की बात है तो उसके लिए लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा में अगर बात आगे बढ़ाई जाती है तो उसके 50 सदस्य होने जरूरी है।
और जो कंप्लेन है मिसकंडक्ट का वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा फाइल किया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, ये इन हाउस प्रोसीजर की बात की जा रही है। रिमूवल के लिए यहां पर जरूरत पड़ेगा पार्लियामेंट की, लेकिन इन हाउस प्रोसीजर अगर जांच करानी है तो कोई भी व्यक्ति। और जो 2013 का सुप्रीम कोर्ट का सेक्सुअल हैरासमेंट रेगुलेशंस है, यहां पर एक रिटन कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट बाय अ वुमेन, यानी जिस महिला के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार हुआ है वो कंप्लेन कर सकती हैं, एक रिटन कंप्लेन दे सकती है। किससे कंप्लेन किया जाए? तो देखिए, अगर रिमूवल की बात है तो इसके लिए जो सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर एंड चेयरपर्सन रेस्पेक्टिवली, ओके। और अगर मामला हो इन हाउस प्रोसीजर का तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास या फिर राष्ट्रपति के पास। और अगर सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है तो जो जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी है वहां पर कंप्लेन किया जाएगा। अब देखिए, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, जो सबसे पहला जो इंक्वायरी होगा रिमूवल की जब बात हो रही है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स के हिसाब से, तो इफ द नोटिस इज इन ऑर्डर, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो एक कंस्टिट्यूट करेंगे 3 मेंबर की कमिटी, ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके उस कंप्लेन में। अगर यही मामला इन हाउस प्रोसीजर का है, यानी जजेज आपस में ही इंक्वायरी बैठा लें, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको इस तरीके से डिटरमाइन करना होगा कि जो कंप्लेन है क्या वो सीरियस है या इसी तरीके से किसी ने डाल दिया है बेवजह। ठीक है, अगर वो समझते हैं कि सीरियस है तो सीरियस मिसकंडक्ट है या इम्प्रॉपरिटी है, तो वहां पर वो रिस्पॉन्स चाहेंगे कंसर्न जज से। और जिस तरीके का रिस्पॉन्स होगा और जो सपोर्टिंग मटेरियल्स होंगे, और अगर सीजीआई को लगता है कि जो कंप्लेन है यहाँ पर डीपर प्रोबेशन की जरूरत है, तो वो एक इंक्वायरी कमेटी स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में जो यहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी है, अगर वो सेटिस्फाई है कि जो कंप्लेन वो जेन्युइन है, तो वहां पर एक 3 मेंबर की इंटरनल सब कमिटी बनाई जाएगी और एक इंक्वायरी किया जाएगा इनटू द कंप्लेन। अब यहां हम समझ लेते हैं कि किस तरीके की कंपोजिशन होगी इंक्वायरी कमेटी की। तो जो पार्लियामेंट की बात हो रही है वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होने चाहिए और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहेंगे, जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी चेयरपर्सन के द्वारा। अगर वही बात की जाए इन हाउस इंक्वायरी की, तो यहां पर जो 3 जजेज होंगे, तो एक जज सुप्रीम कोर्ट के और 2 चीफ जस्टिस होंगे अन्य हाई कोर्ट्स के। ठीक है, और अगर सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है तो यहाँ पे जो जीएसआईसीसी है, तो वहां मेंबर्स उसके हो सकते हैं या पर्सन जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे जीएसआईसीसी के द्वारा। और जो मेजोरिटी यहाँ पर देखा जाना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में कि वो महिलाएं होनी चाहिए और एक आउटसाइडर मेंबर होना जरूरी है। अब हम चलते हैं तीसरे मामले पर, जो कि है ई लोक अदालत का। न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि एक पीरियड ऑफ टर्बुलेंस जो है जो पेंडेमिक के दौरान हुआ और लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने एक तरीके से आप देखें कि क्रिएटिवली एडॉप्ट किया न्यू नॉर्मल और मूव कर गए लोक अदालत तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जिसको कहा गया ऑनलाइन लोक अदालत और ई लोक अदालत। तो जरा ई लोक अदालत के बारे में समझ लेते हैं। तो जो ई लोक अदालत है ये ऑर्गेनाइज किए गए थे 15 राज्यों में और इसमें 2.5 लाख से ज्यादा मामलों को डिस्पोज किया गया जून से लेकर अक्टूबर के बीच में। जो लोक अदालत है ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है, जहां डिस्प्यूट्स जो है पेंडिंग है कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में, या एक प्री लिटिगेशन स्टेज पर है, तो उसको आपस में मिल बांट के एमिकेबली सेटल किया जाता है और इस पर किसी भी तरीके का खर्च नहीं लगता है, विदाउट एनी एक्सपेंसेज ऑफ लिटिगेंस। ओके, और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है इन्हें अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, यानी कि यहाँ पे इनको विधान की एक कह लें कि वैधानिक बैकअप मिला हुआ है, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे जनरली यहाँ पर एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, एक यहाँ आप देखेंगे लॉयर होते हैं और सोशल वर्कर्स होते हैं जो कि सदस्य के रूप में होते हैं। ये आप समझेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम कर रहा है
कि ये इंस्ट्रूमेंटल है अगर कोर्ट के बर्डन को हटाने की बात की जाए या जो भी एरियर होते जा रहा है कोर्ट में पेंडिंग मामलों को लेकर, लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशंस बिटवीन पार्टीज, और अवार्ड्स इज डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, कि इनके द्वारा जो भी यहां पर निर्णय लिए जाते हैं वो सिविल कोर्ट के डिक्री के इक्विवेलेंट माने जाते हैं और ये फाइनल होता है और सारे पार्टियों पर बाइंडिंग होता है। कोई भी अपील जो है नहीं की जा सकती है इनके अवार्ड में बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और हाल में ही छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना हमारे देश का जिसने इनॉग्रेट किया स्टेट लेवल ई लोक अदालत। तो ये वन लाइनर पूछा भी जा सकता है, अगर यूपीएससी में ना तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में कई बार इस तरीके के वन लाइनर पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए यहां पर हम जरा समझ लेते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को। इसको शॉर्ट में हम एडीआर कह के काम चलाते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में मदद करता है और ये नॉन एडवर्सियल होता है, यानी कि ये साथ में काम करते हैं कोऑपरेटिव वे में टू रीच द बेस्ट रेजोल्यूशन फॉर एवरीवन। और ये जो एडीआर होता है ये इंस्ट्रूमेंटल है अगर कोर्ट के बर्डन को घटाने की बात की जाए, और यहाँ पर एक वेल राउंडेड और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है सारे पार्टी जो भी इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है इसके द्वारा पास किया गया था 1987 में, ताकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को प्रमोट किया जा सके। इतनी बातें जब आप समझ जाते हैं तो हम आगे चलते हैं और भारत में हम देखते हैं कि जो एडीआर है वो आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया जो हमारे संविधान में बातें की गई हैं। साथ ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है जहां पर बात की गई है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो आर्टिकल 39A में बातें की गई हैं उसके हिसाब से भी ये सही बैठता है। तो देखिए जो आर्बिट्रेशन है, बाइंडिंग अवार्ड, यहां पर इन चीजों को आप समझ गए। जो नेगोशिएशंस होते हैं वो वॉलंटरी अग्रीमेंट्स होते हैं और वर्क आउट अ सॉल्यूशन डायरेक्टली इसको कहेंगे। लेकिन यहां पर जो आर्बिट्रेशन का मामला होता है वहां साक्ष्य की जरूरत पड़ती है। ओके, अब इन चीजों को आप समझ लेंगे तो ये चार काम करते हैं। एक होता है आर्बिट्रेशन के हिसाब से, एक नेगोशिएशन के हिसाब से, एक होता है मध्यस्थता का मार्ग यानी जिसे मीडिएशन कहते हैं, और चौथा हो गया कॉन्सिलिएशन जो कि नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एसीआई के बारे में। जान लेना चाहिए तो जो एसीआई है ये एक्ट से इसका बैकअप है वो है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, और यहां पर बात की गई है एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम हो एसीआई। और एसीआई सेट किया गया है ताकि ग्रेडिंग किया जा सके जो भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो कह सकते हैं कि एक्रेडिशंस हैं आर्बिट्रेटर्स के। और जो एसीआई है यानी कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ये किसके द्वारा हेड किया जाएगा, तो इसके लिए एक चेयरपर्सन होंगे जो कि जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, या कोई जज हो सकते हैं, या फिर कोई एमिनेंट जूरिस्ट या एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएं, और उसके लिए उनको कंसल्ट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहां पर हम देखेंगे 2 फुल टाइम मेंबर होने चाहिए, और ये कहां से होंगे तो अमॉन्ग इमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर्स एंड एकेडमिशियंस यानी कि जो प्रोफेसर वगैरह हैं लॉ वगैरह के, और एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भी नॉमिनेट किए जाएंगे और ये रोटेशन बेसिस पर काम करेंगे। जो ये एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होंगे और ये पार्ट टाइम मेंबर होंगे। 2 यहां पर हम बोले फुल टाइम मेंबर जो कि एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर्स हो और एकेडमिशियंस हो। ओके, अब देखिए जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स यानी कि मंत्रालय का अगर नाम बता दें तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। साथ ही जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो एसीआई के यानी कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये तीनों इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन कम्स इनटू फोर्स। ये क्या है
तो एक कन्वेंशन है जिसको कि कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन, यानी मध्यस्थता से यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है, अंतरराष्ट्रीय जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं उनको वैसे हम निपटा सके। और ये पहली यूएन ट्रीटी है जो कि सिंगापुर के नाम पर नेम्ड है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये जो कन्वेंशन है ये अप्लाई होता है टू इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट्स जहां पर मध्यस्थता हो सके। बस यही इतना जान लीजिए। अभी के लिए इसमें 53 सिग्नेटरीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड यूएस। इसका अगर हम समझे कि क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है इस कन्वेंशन का, तो ये फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स को, और यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट्स होते ही रहते हैं उनको रिजॉल्व करने में मदद करेगा और इजिली इन्फोर्स किया जा सके और इन्वोक किया जा सके सेटलमेंट अग्रीमेंट्स को अक्रॉस बॉर्डर्स। इससे बिजनेस को फायदा मिलेगा मध्यस्थता के मदद से, और ये टाइम और लीगल कॉस्ट वगैरह भी बचाने में मदद करेगा। भारत को क्या बेनिफिट है, तो इससे भारत में बूस्ट होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रीडेंशियल्स। क्यों? क्योंकि ये जो स्विफ्ट मेडिएटेड सेटलमेंट्स होंगे और एक पॉजिटिव सिग्नल देगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को अबाउट इंडियाज कमिटमेंट टू एडर टू इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ एडीआर। तो ये कुछ एक फायदे हो गए, तो इंडिया के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है। अब हम यहाँ पर कुछ और जो अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और जो कंसेप्ट्स रहे हैं न्यूज में उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे न्याय बंधु ऐप। ऐप का मतलब आप जानते हैं एप्लीकेशन होता है, और न्याय बंधु ऐप जो है इसको लिस्ट कर दिया गया है ऑन द उमंग ऐप। न्याय बंधु जो ऐप है 2017 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा। न्याय का मतलब ही होता है लॉ, कानून वगैरह की बात की जा रही है, जस्टिस की बात की जा रही है, और ये स्टैब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क फॉर डिस्पेंसन ऑफ प्रो बोनो लीगल सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, और ये कनेक्ट करता है एडवोकेट्स को जो इंटरेस्टेड होते हैं प्रो बोनो वर्क, यानी कि अगर किसी को मदद करना चाहते हैं अपना मतलब जेब के बारे में ना सोचते हुए, और मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उसकी मदद करना चाहें, हेल्प की टेंडेंसी हो, और जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लीगल असिस्टेंस फॉर फ्री और एट मिनिमल कॉस्ट, यानी ना के बराबर खर्च पैसा लिया जाए। जो फ्री लीगल एड होगा और जो एक्सेस टू जस्टिस होगा, ये किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 39A यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां बात की गई है कि सरकारों को चाहिए कि लोगों तक फ्री ये लीगल सर्विसेज प्रदान किए जाए। उमंग ऐप जो है 2017 में लॉन्च किया गया था, और इस कह सकते हैं कि मेजर गवर्नमेंट सर्विसेज एक सिंगल ऐप पर लाया जाए इसके लिए। इसी से आप देखें कि उमंग ऐप के तहत ये न्याय बंधु ऐप को लिस्ट किया गया। समझ गए मतलब। अब यहाँ पर और भी जो समझ लेने वाली बातें हैं कि जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है ये सब कुछ उसके द्वारा ही देखा जा रहा है, और इसके लिए जो डेडिकेटेड मंत्रालय है वो है माइटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उमंग ऐप में आपको 660 सर्विसेज मिल रहे हैं 127 डिपार्टमेंट के 25 राज्यों के, और देखेंगे करीब 180 यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विसेज जो हैं जो कि अभी के लिए लाइव है। माइटी मंत्रालय हो गया, और यहां पर देखेंगे कि 7 सर्विसेज जो है आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, ये भी आपको उमंग ऐप पे मिलते हैं। जो कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि करंट वेदर कैसा है, वेदर की वार्निंग, टूरिज्म वगैरह के लिए फोरकास्ट, ये सब वहां मिलता है। रीट पेटिशन के बारे में आप पढ़े हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन उसमें से एक जो है हैबस कॉर्पस, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। हाल में मामला हुआ अर्नब गोस्वामी जो कि टीवी जर्नलिस्ट हैं, क्यों? क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट रिजेक्ट कर दिया अर्नब गोस्वामी का जो हैबस कॉर्पस पिटीशन था इमीडिएट रिलीज को लेकर। बाद में उनको मदद मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, वो बात अलग है। हैबस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? यू मस्ट हैव द बॉडी, यानी कि कोई भी जो एग्रीव्ड है या उसके परिवार वाले कोर्ट में जाके पूछ सकते हैं कि जो हमारा घर का व्यक्ति है जो कहीं गायब है वो कहाँ रखा गया है, उसकी क्या हालत है। और हैबस कॉर्पस की खास बात यह है कि ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बॉडी दोनों पर अकाउंटेबल है। ये जो पिटीशन है ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, और ये कह सकते हैं कि दिस मतलब द पिटीशन फाइल प्रेज बिफोर द कोर्ट टू डायरेक्ट पार्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी अथॉरिटी को हु हैव डिटेन्ड अ पर्सन टू प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। ठीक है,
और ये जो पिटीशंस होती हैं यहाँ पर ये क्या समझ आया उससे, लीड टू द कोर्ट टू डिटरमाइन वैलिडिटी ऑफ सच डिटेंशन। तो ये कोर्ट और वैलिडिटी देखता है कि क्या ये सही मामला है। अगर पुलिस ऐसे सर्च करके किसी को ले गई है सीजर करके, तो उस पर भी कोर्ट अपना संज्ञान लेता है। हैबस कॉर्पस रिट जो है ये बोलोवर्क है ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन, और ये इशू किया जा सकता है अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी और साथ ही साथ प्राइवेट इंडिविजुअल। समझ गए। यहां पर अब हम एक टर्म देख रहे हैं, प्ली बार्गेनिंग। बार्गेन का मतलब होता है नेगोशिएट करना। इसका मतलब होता है कि इट रेफर्स टू अ पर्सन चार्ज विथ अ क्रिमिनल ऑफेंस नेगोशिएटिंग विद द प्रोसिक्यूशन फॉर अ लेसर पनिशमेंट। कि यहाँ पर अगर कोई बार्गेन कर रहा है कि हमें थोड़ा कम पनिशमेंट दिया जाए, ये बात कही जाएगी प्ली बार्गेनिंग। एंड व्हाट इज प्रोवाइडेड इन लॉ बाय प्लेजिंग गिल्टी टू लेस सीरियस ऑफेंस। ये इंडिया में 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ सेट ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके इस बात को लाया गया था। और लेकिन ये कहां नहीं लग सकता है, तो डेथ सेंटेंस के केस में या उम्र कैद के केस में या फिर प्रिजन जहां पर की टर्म 7 साल या उससे अधिक का हो, यानी कोई अगर हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, वहां पर ये प्ली बार्गेनिंग नहीं चलेगी। उसके लिए तो फिर आपको राष्ट्रपति वाला वो प्रावधान याद करना पड़ेगा, जहां पर कि राष्ट्रपति किसी को माफीनामा दे सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे राइट टू सिबाइटशिप। अब सिबाइटशिप राइट जो है, आप समझ लीजिए कि मंदिर जो है, मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, केरला त्रवणकोर। वहां का जो टेम्पल है, वहां कौन आदमी जो होगा जिसको कहेंगे कि मालिकाना हक है, वो किस व्यक्ति के पास सिबाइटशिप राइट है, इससे रिलेटेड है। तो मामला किस टेम्पल का हो गया, तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है। और सिबाइटशिप राइट जो होते हैं, इसका मतलब होता है राइट टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द डाइटी इन द पोजीशन ऑफ अ ट्रस्टी। और सिबाइटशिप जो होते हैं वो एक मैनेजर होते हैं प्रॉपर्टी के, ओनली इन टाइटल, एंड ये इंटाइटल होते हैं टू कस्टडी ऑफ बोथ द प्रॉपर्टी एंड द आइडल, यानी मूर्ति के लिए। और जो वहां त्रवणकोर की रॉयल फैमिली थी, उनके पास ये लंबे समय से सिबाइटशिप की राइट थी। और सुप्रीम कोर्ट ने सिबाइटशिप की जो राइट्स हैं वो अपहेल्ड की टू द रॉयल फैमिली ऑफ त्रवणकोर, इसलिए ये न्यूज में रही। और ये कोई लीगल क्लेम नहीं है प्रॉपर्टी का, विच इज बिलीव्ड ओनली टू रेस्ट इन द डाइटी। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी है उस देवता की है जिसकी वहां पर आइडल लगी हुई है। लेकिन हाँ, ये मैनेजरियल एक कंट्रोल है और अपने आप में एक लीगल बैटल जीत कर इस फैमिली ने फिर से एक बार को सिबाइटशिप राइट्स को मतलब कि फर्म किया, मतलब बताया कि नहीं ये हमारा हक है। या जो भी इस तरीके से लंबी कहानी है, किस तरीके से राजा बनते हैं, बाद में प्राइवेट पर्स वगैरह आता है, पूरी कहानी हमें नहीं जाननी है। बस आपको त्रवणकोर और त्रवणकोर के अंतर्गत है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये मालूम होना चाहिए। यहां पर हम देखने वाले हैं विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018। विटनेस यानी गवाह। पुरानी फिल्मों में आप देखते होंगे गवाह को पेश किया जाए और गवाह एकदम से प्रकट हो जाता था, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पूछा है ट्रायल कोर्ट्स को कि वो कंसीडर करें विटनेस प्रोटेक्शन इन केसेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द स्कीम। ये कहीं ना कहीं जो गवाह होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे बचाने के लिए बेस्ड ऑन द थ्रेट ऑफ असेसमेंट एंड प्रोटेक्शन मेजर्स इंटर एलियास इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन या चेंज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विटनेस, या उस व्यक्ति का लोकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइस एट द रेसिडेंस ऑफ विटनेस, ये सब कुछ किया जा सकता है। और ये जो है अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये बाइंडिंग है सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं इंडिया में उन पर। साथ ही ये प्रोवाइड करता है ए स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड, एक मतलब जो राशि है, जो धनराशि खर्च की जाएगी इन सर्विसेज के लिए, और ये जो भी एक्सपेंसेज मीट करने हैं उससे। जो क्रिमिनल जस्टिस को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, मालिमत कमेटी, वहां पर भी बात की गई थी कि एक स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इंडिया में होना चाहिए। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस कमेटी के रिकमेंडेशंस में ये आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात नजर आती है, तो वहां पर ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो जुडिशियरी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। जब हम फिर आपसे मिलेंगे तो हम इलेक्शन टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।